लाहौर के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से जो है ना सिर्फ एक वार्निंग दी गई है। हम लोग 3 जजेस के हवाले से रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं। जस्टिस काजी फाइजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था और उन्हीं के कहने पे हुआ था। 3 जजेस के अगेंस्ट जो है वो इस किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, ये भी हमसे किसी ने करवाया था। शहबाज शरीफ साहब के लिए काफी एक मुश्किल सिनेरियो खड़ा हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम को फारिग भी कर सकते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहल खाना से मुतल्लिक डेटा लीक के पीछे मुजरिमों की शनाख्त के लिए इंक्वायरी को हतमी शक्ल दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल से आपको खुश आमदीद कहूँगा। मैं आज स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, किसी और जगह से, बल्कि अपने दफ्तर से जो है वो ये व्लॉग आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ख़बरें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। लाहौर के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और पिछले 24 घंटे से ही मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और आज जो मुलाकात हुई है लाहौर में मॉडल टाउन में, वो हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और उनसे ब्रीफिंग ली गई कि अगले 24 घंटे में, यानी कि कल सुबह 11:30 बजे जब इलेक्शंस के हवाले से दोबारा उस अहम तरीन केस की समाअत शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो क्या मौक़िफ़ जो है वो लिया जाएगा, इस सिलसिले में मुशावरत हुई। इसके साथ साथ बाइकॉट के हवाले से जो है वो अभी भी मामला उसी तरह ही गर्म है और ये कहा गया है कि जनाब बाइकॉट जो है वो किया जाएगा। तो बाइकॉट किस तरह किया जाएगा, किस तरह इस मामले को आगे ले जाया जाएगा, उसी सिलसिले में जो है वो मुशावरत भी हुई है। दूसरा, कल दोपहर को 1 बजे इत्तेहादी जमातों का एक और इजलास जो है वो तलब किया गया है 1 बजे, और उसके बाद ज़ाहिर बात है कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होगा उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर जो है वो दोबारा गौर व होश किया जाएगा कि किस तरह इस मामले को आगे लेके चलना है। लेकिन अगर इस पूरी सूरत हाल को उठा के देखा जाए, राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू जो है वो अब सामने आया है और राना सनाउल्लाह साहब उसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जनाब हम लोग 3 जजेस के हवाले से रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं। ये मामला जो है वो ज़ेर गौर है, लेकिन अभी तक हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है। मैं इस फ़ैसले को, या ये जो इंटरव्यू दिया गया है या इसके अंदर जो तजवीज़ पेश की गई है, आई वुड टेक दैट मोर एज अ वार्निंग शॉट कि हुकूमत की जानिब से जो है ना सिर्फ एक वार्निंग दी गई है एक किस्म की जजेस को। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जो हैं छुपी नहीं होती हैं, जजेस तक ये पहुँच ही जाती हैं कि क्या कहा गया है वज़ीर दाखिला की जानिब से। अब सवाल ये है, अगर 1 मिनट के लिए हम सिर्फ इस बात को अगर असेस करें तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के अपने दौर के अंदर भी जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हुआ था, जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि जनाब मैं तो कभी भी ये रेफरेंस फ़ाइल नहीं करना चाहता था और बड़ी गलती हुई है और ये हमने ना किया होता। मतलब वो अपने दौर इक़्तिदार के एक गलतियों में से जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये मुझसे गलती हुई है। अच्छा, इस पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमाद अज़हर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली इसी रेफरेंस से मुतल्लिक, और उन्होंने इस रेफरेंस की सारी जिम्मेदारी जो है उस वक्त के जो वज़ीर क़ानून थे फ़रूक नसीम साहब, जिनका ताल्लुक MQM से है, उनके ऊपर डाल दी है। उन्होंने कहा कि जी वो हम तो नहीं दायर करना चाह रहे थे, लेकिन फ़रूक नसीम साहब ने जो है वो इतना को हमारे पे प्रेशर डाल दिया था, इतना को हमें कन्विंस कर दिया था कि जिसके बाद हमें ये रेफरेंस काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो दायर करना पड़ा। अब यहाँ पे मैं ज़रा इस पे ज़रा बात कर लूँ, फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी दोबारा आता हूँ। ये एक ऐसा बहाना है जिसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जगह पे इमरान खान साहब जो है वो हमेशा हमें ये तासुर देते रहे कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मेरी हुकूमत है, मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैंने ही ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस चीज़ के ऊपर जो है आपके पास जवाब ना हो तो उसके ऊपर आप ये कहना शुरू कर दें जी हमने नहीं किया, ये तो हमसे एक्चुअली करवाया गया था और हमने चुप करके मान लिया। इमरान खान साहब ने रिसेंटली अभी ये भी कहा कि जी जनरल बाजवा जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करवाना चाह रहे थे, इसी बात के ऊपर जो है मैं मान नहीं रहा था और मेरे जो है वो हालात ख़राब हो गए। उधर जनरल बाजवा भी जो है अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर सारा कुछ जो है जनरल फैज़ के ऊपर डालते हैं और वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं था, जो कुछ भी कर रहे थे वो जनरल फैज़ कर रहे थे। मैं इस आर्गूमेंट को कतई तौर पे मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यही जानता हूँ कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है जो कुछ भी करना है उसने करना है। आज अगर तारीख लिखी जाएगी तो यही कहा जाएगा कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था और उन्हीं के कहने पर हुआ था। और दूसरी बात यह कि सिर्फ ये नहीं, अगर आप उस वक्त के साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब के चंद बयानात उठा के देखें तो वो भी ये कहते हैं कि जी मुझे ख़ास तौर पे बुला के कहा गया कि आपने जो है ना स्क्रू टाइट करना है, और कहते हैं मैं तो सुन के हैरान हो गया था कि मुझे किस किस्म की जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उस पूरे उस वक्त प्लान का जो है वो हिस्सा थे।
अब यहाँ पे कमिंग बैक टू राना सनाउल्लाह साहब, ये जो इन्होंने बात कही है कि जी रेफरेंस जो है वो हम फाइल करने का सोच रहे हैं, तो अगर इनकी जानिब से इस किस्म का कदम उठाया जाता है, इन 3 जजेस के अगेंस्ट जो है वो इस किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, इसका सारा का सारा सहरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत के ऊपर ही आएगा। इसको कल को राना सनाउल्लाह साहब फिर ये नहीं कह सकते जनाब ये भी हमसे किसी ने करवाया था और हम तो नहीं ये करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि ये जो बॉयकॉट का जो है वो फैसला किया जा रहा है या रेफरेंस फाइल करने का फैसला किया जा रहा है, इसके अंदर भी मेरे ख्याल में हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर ये बॉयकॉट किया गया या ये रेफरेंस फाइल किया गया, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट इस तरह का सेट हो गया तो ये जेहन में रखिएगा कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो सिर्फ सितंबर 2023 तक की चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आ जाना है। और अब हम सब जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से पीटीआई के क्या तासुरात हैं, और इस तरह कल को कोई ना कोई केस, जारी बात है उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने जब जाएगा तो फिर उस वक्त पीटीआई भी कल को ये कहने के लिए हक बजानिब होगी कि जनाब हमने नहीं सुनना और हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे और जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस बेंच से उठाएं या इनके बनाए हुए बेंच के सामने हम हाजिर नहीं होंगे, तो ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो आने वाले सालों के अंदर जो है वो बिल्कुल एक केओस की सिचुएशन होगी, अफरा तफरी की सिचुएशन होगी, और ये मुल्क जो है मेरा ख्याल में इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, मेरा इस सारे मामले के अंदर ये मानना है कि जजेस जो होते हैं वो कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि आपकी पसंद के हों। हर साइल, हर वो शख्स जिसका केस कोर्ट्स के आगे जाता है, दिल उसका यही करता है कि जी मेरी मर्जी का जज जो है ना आके बैठ जाए, ये 1 रुकनी हो, 3 रुकनी, 5 रुकनी, मेरी मर्जी का बेंच बने। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं होता कि ये हर दफ़ा जो है वो आपकी मर्जी चले इसके सारे मामले के अंदर। यहाँ पे मैं जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो है बहुत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बार बार ये सवाल किया गया है कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट जब भी कोई केस होता है तो एक ये मखसूस बेंच ही हर दफ़ा बनता है। मतलब जो सेकंड मोस्ट, सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता? बिल्कुल ये आर्गूमेंट जो है वो जायज़ है, लेकिन ये आर्गूमेंट की हद तक ही रखा जा सकता है, आप उससे आगे नहीं जा सकते, उसकी एक बाउंड्री है। मिसाल के तौर पे मैं एक दूसरी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि क्रिकेट का मैदान है। क्रिकेट के मैदान में कई दफ़ा, अब तो खैर टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत वो एडवांस हो चुका है, रन आउट्स का मामला हो या LBWs का मामला हो तो DRS की वहाँ पे एक फैसिलिटी मौजूद होती है, थर्ड अंपायर की एक फैसिलिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से अंपायर ने फैसला दुरुस्त दिया या गलत दिया उसके ऊपर डिबेट हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली आपको अंपायर के फैसले के मुताबिक ही जाना पड़ता है। अगर अंपायर फॉर एग्जांपल एक टीम है, उसके पास 3 रिव्यूज़ थे, वो 3 रिव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद अंपायर जो है फिर भी कोई गलत LBW डिसीजन जो है दे देता है, टीम्स को फिर भी उस अंपायर के साथ ही जाना पड़ता है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून या PDM के लिए जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ही चीफ जस्टिस हैं। तो आपको चाहे वो कितने बुरे लगते हों, उनके माजी के फैसलों से आप कितना ही क्यों ना इख्तलाफ करते हो, लेकिन प्रेरोगेटिव उन्हीं का ही है कि उन्होंने बेंच उन्होंने ही बनाना है, वो 3 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, 9 रुकनी हो, जाहिर बात है। अब लेकिन एक मोमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे PDM या इस हद तक आगे जा रही है तो इसको काउंटर करने का भी एक बहुत आसान तरीका है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन की खातिर ये एक ब्लफ खेल रही है, तो उसको ब्लफ को कॉल आउट करने का बहुत आसान तरीका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी, कि वो खड़े हों और वो कहें जी आ जाएं फिर बना लेते हैं हम लोग फुल कोर्ट, कोई मसला नहीं। क्योंकि आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस को इन ये जिस किस्म की भी सारे जो एतराज़ात किए गए हैं, इनको एक बड़े आराम से डिसीजन के साथ जो है वाइप आउट किया जा सकता है, बिल्कुल क्लीन स्लेट की जा सकती है कि बना दिया जाए, फुल कोर्ट बना दिया जाए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और PDM का ये ब्लफ भी जो है वो कॉल आउट कर दिया जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं करते और उसके बावजूद ये 3 रुकनी बेंच जो है वो अपना ये फैसला सुना देता है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो छींटे आएंगे एतराज़ात के या खदशात के, उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मेरा ख्याल में अगले 24 से 48 घंटे जो हैं बड़े अहम हैं, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, कानूनी हिस्ट्री के हवाले से बड़े अहम हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो क्या बयानात देते हैं, क्या फ़ैसले करते हैं, किस तरह समात करते हैं, किस तरह दलाइल देते हैं, तमाम चीज़ों के हवाले से मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और मेरा ख्याल में ज़्यादा जिम्मेदारी इसकी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है कि वो हर कदम जो है वो फूक फूक के उठाएं। तो उसके ऊपर तो इंशाल्लाह जब कल एक समात होगी 11:30 बजे, तो तफसील से उसके ऊपर भी हम लोग अपना एक रिव्यू आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। कुछ दीगर जो मामलात हैं ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने भी जनाब एक इंटरव्यू दिया है
और उस इंटरव्यू के अंदर इमरान, एक तो उन्होंने कल रात को खिताब किया था लेकिन उसमें काफ़ी हद तक रेपिटेटिव बातें थी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं मैं जाना चाहूँगा। उसमें उन्होंने अज़हर मशवानी का भी जिक्र किया जी। अज़हर मशवानी 7 से 8 दिन जो है वो गायब रहे, घर वापस आए, 24 घंटे से ज़ायद अलबत्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया अज़हर मशवानी को साथ बिठा के कि अज़हर मशवानी को एक्चुअली उठाया किसने था। मेरे ख्याल में अगर बेहतर होता कि इमरान खान साहब अज़हर मशवानी को बिठा लेते साथ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को बताएं, कौम को बताएं किसने उठाया था, क्या हुआ वहाँ पे, किसने कोई क्वेश्चनिंग की है, कोई जुल्म हुआ है, कोई तशद्दुद हुआ है। अल्लाह का शुक्र है वो खैर खैरियत से हैं, खैर खैरियत से वापस आए हैं, लेकिन आवाम को बताना चाहिए, पूरी बात बतानी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, किसने उठाया था। ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो है यहाँ पे एक गलती जो है वो ज़रूर की है। अच्छा जी, इसके अलावा दीगर कुछ खबरों के अंदर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने भी एक, अब मुझे नहीं पता इसको मैं ख्वाहिश कहूँ, खबर कहूँ, तज्जिया कहूँ, उन्होंने कहा है कि जी पीर वाले दिन जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म को फ़ारिग भी कर सकते हैं तौहीन अदालत के मामले में, कि उनका हुक्म जो है वो नहीं माना जा रहा, तो इस सिलसिले में फ़ारिग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए इन मामलों के अंदर, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। ज़ाहिर बात है इस सारे मामले के अंदर जो है वो चीफ़ जस्टिस पहले सबसे पहले तो एक फ़ैसला देंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैसला होता है कि जनाब 30 अप्रैल को ही इलेक्शन होने हैं, और उसके बावजूद, क्योंकि जेहन में रखिएगा कि कल उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया हुआ है, और उन दोनों सेक्रेटरीज़ ने आके जो है वो ब्रीफिंग देनी है इस मामले के अंदर, कोर्ट के अंदर आके बताना है कि जी क्या मामला हैं जिसकी वजह से ना तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है और ना पैसे दिए जा सकते हैं। बहरहाल उसके बाद भी अगर चीफ जस्टिस जो हैं वो फैसला दे देते हैं कि नहीं जी इलेक्शन जो है 30 अप्रैल को ही होंगे, और उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं या उनकी हुकूमत इस फैसले के ऊपर जो है वो नहीं अमल दरामद कराती और इलेक्शंस के लिए फ़ंड्स रिलीज़ नहीं करती, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती, तो फिर उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है, और उसके बाद जाके शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी एक मुश्किल सिनेरियो खड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल वही सिनेरियो होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी की वजह से के साथ हुआ था, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को ये कहा गया था कि जनाब आप स्विस अथॉरिटीज़ को लेटर लिखें, लेकिन उन्होंने लेटर लिखने से इनकार कर दिया था, और करते 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 उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो है वो उनको फारिग कर दिया गया था। तो इस सिनेरियो के अंदर काफ़ी देर है, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कुछ ज़्यादा ही जो हैं वो आगे चले गए। अच्छा जी, इसके अलावा जहाँ पे पीटीआई की बात हो रही है, तो वहाँ पे पीटीआई की पुरानी इत्तेहादी अवामी तहरीक, डॉक्टर ताहिरुल कादरी वाली जो अवामी तहरीक है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस साल वो अगर इलेक्शंस होते हैं तो इस साल वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। 2018 के अंदर अलबत्ता उन्होंने इलेक्शंस नहीं लड़े थे, इलेक्शंस का उन्होंने बॉयकॉट किया था, लेकिन इस मरतबा जो है वो उन्होंने इलेक्शंस लड़ने का इरादा ज़ाहिर किया है, और 120 मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए जो है कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी जो हैं अब मैदान में, अब मुझे नहीं पता है वो खुद मैदान में उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में ज़रूर उतरने लगे हैं। आयशा गुल अलई एक दफ़ा फिर ख़बरों में सामने आई हैं जनाब। आयशा गुल अलई जो है वो उनकी जो सियासी पार्टी है उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुल अलई पार्टी जो है नाम उसका तब्दील कर दिया है। आयशा गुल अलई जो हैं वो पहले 2017 में उन्होंने तहरीक इंसाफ को, जब ब्लैकबेरी मैसेजेस के हवाले से एक स्कैंडल सामने आया था, उसके बाद से बिल्कुल वो जो है वो बैकग्राउंड में चली गई थी। इलेक्शन उन्होंने लड़ा था उधर इस्लामाबाद के एक हलके से जो है मरगला की पहाड़ियों के अंदर वो हलका है, तो वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बहुत बुरी तरह हारी थी। अब उन्होंने भी जो है अपनी जमात बनाने का ऐलान किया है। तो एक मामला ये है। हसान न्याजी इमरान खान साहब के जो भांजे हैं वो भी अब रिहा हो गए हैं, और रिहा होने के बाद उन्होंने पहली ट्वीट की है। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जी ये ट्वीट हिरासती तशद्दुद, बेख्वाब रातों, रियासती जबर, कभी ना ख़त्म होने वाली जाली FIRs और रियासती दहशतगर्दी के लिए वक्फ़ हैं। हम ताकत से नहीं टूटते, हम सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत की ज़बान जानते हैं। ये हसान न्याजी साहब ने, अच्छा वैसे मोहब्बत और इंसानियत की ज़बान जो है वो ख़ुद हसान न्याजी साहब ने कम ही इस्तेमाल की है। ट्विटर के ऊपर अपने मुखालिफिन को लेके, सहाफ़ियों को लेके जिस किस्म की गंदी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, उनकी उसमें कहीं भी मोहब्बत या इंसानियत कहीं पे झलकती नहीं थी। बट स्टिल इट्स गुड न्यूज़ दैट ही इज़ बैक। और मैं तो बिल्कुल, मैंने उनके बारे में भी यही बात कही थी कि जिस तरह उनको मुख्तलिफ जगहों पे घुमाया जा रहा था, हर जगह के ऊपर बोगस किस्म की FIRs काटी जा रही थी, दैट वाज नॉट डन, और लीगली जो है वो बड़ा ही एक भोंडापन था जिस तरीके से उनको पूरे पाकिस्तान में जो है घुमाया जा रहा था। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो एजाज़ सैयद साहब की एक स्टोरी जो है वो सामने आई है। एजाज़ सैयद साहब ने लिखा है जी, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहल खाना से मुतल्लिक डेटा लीक के पीछे मुजरमों की शनाख्त के लिए
इंक्वायरी को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये मामला क्या है, इसका ज़रा बैकग्राउंड ज़रा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई मालूमात को गुज़िश्ता नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया था। अब नवंबर में 29 नवंबर को जो है वो इन्होंने चार्ज लिया था और उससे तकरीबन 4 या 5 दिन पहले जो है इनकी नॉमिनेशंस अनाउंस हुई थी आसिम मुनीर साहब की। तो उस दौरान जो कुछ हो रहा था, उस दौरान जो है इनकी गैर कानूनी तौर पे इनकी और इनके अहल खाना की मालूमात नादरा डेटाबेस से निकलवाई गई थी। उसमें लिखा है जी, डेटा लीक से आगाह मुतअद्दिद ज़राए ने बताया कि तफसीलात शेयर की कि अक्टूबर 2022 में 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स का पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुकाबला था। इस दौरान नादरा के एक जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर फ़ारूक अहमद ने मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर के ख़ानदान की खातून रुकन के डेटा तक रसाई हासिल की और ख़ानदान की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड नंबर इकट्ठे किए। इस डेटा को बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में ख़ानदान के बैन अल-अक़वामी सफरी मकामात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने निशानदेही के लिए तहकीकात का आगाज़ किया जो हुकाम को नादरा में गैर कानूनी डेटा रसाई तक ले गई। नतीजे के तौर पर फ़ारूक अहमद जूनियर एग्जीक्यूटिव, रहमान भट्ट डिप्टी डायरेक्टर, रशीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर, सैफुल्ला डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, साजिद सरवर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और M अली डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ ने की जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के करीबी साथी पाए गए, जो मुलजिम दावेदार में से एक थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंक्वायरी की निगरानी थी ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद लतीफ़ साहब कर रहे थे और वो जो हैं जनरल फैज़ के बड़े करीबी समझे जाते हैं और जो मुलजिम दावेदारों में से एक थे। बाद में लतीफ़ को मफादात के टकराव की वजह से सीनियर अफसर अली जावेद ने तब्दील कर दिया गया। इंक्वायरी के दौरान नादरा के 2 अफसरान खालिद इनायतुल्लाह और अमीर बुखारी को डेटा तक रसाई के अहम किरदार के तौर पर शनाख्त किया गया। दोनों अफसरान ने मुबैना तौर पर मुकाबला करने वालों के करीबी रिश्तेदारों को डेटा की दरख्वास्त करने वालों के तौर पर नामजद किया। तवक्को है कि जारी इंक्वायरी से जल्दी इस कहानी में मुलविस नादरा के असल चेहरे बेनकाब होंगे, ताहम अफसरान के पीछे असल मास्टरमाइंड को शायद अवामी सज़ा का सामना ना करना पड़े। नादरा इंतज़ामिया के एक आला अहदेदार ने मामले की हसासियत और तहकीकात की जारी नौयत का हवाला देते हुए बगैर किसी नाम का इंकशाफ किए इंक्वायरी की तस्दीक की। वाज़ेह रहे कि इदारे के 6 जूनियर स्टाफ को ताहाल उनके ओहदों पर बहाल नहीं किया गया है। एक अहम सरकारी एहलकार का दावा है कि इस वाक़े और कुछ दीगर अहम वाक़यात से इस डेटा के मुहाफ़िज़ इदारे में कुछ आला अहदेदारों की नौकरियाँ ख़त्म हो सकती हैं। अब ये दिस हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिनके हवाले से जो है ये सब कुछ हो रहा था। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो एंटी मुस्लिम लीग नून स्टांस लिया है। मैं इसके ऊपर वैसे अपने चंद पिछले व्लॉग्स के अंदर भी इसका मैंने जिक्र किया था। उन्होंने पब्लिक TV के एक प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया है कि जी मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मुजरिम और अदालती मफरूर हैं, मीडिया को उनके बयानात पर पाबंदी लगानी चाहिए, ऐसे मफरूर को तो TV पर दिखाना भी जुर्म है। तो ये लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो ये पोजीशन ले रहे हैं। अब दिस बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट के एक जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उसी नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिनके साथ अभी अभी नवाज शरीफ ने 180H मॉडल टाउन के अंदर बैठ के, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे, उनके साथ बैठ के जो है इत्तेहादियों की सारी पूरी एक कॉन्फ्रेंस की है। तो लतीफ़ खोसा साहब को तो मेरे ख्याल में सबसे पहले चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन करें और फ़ोन करके कहें जनाब बस करें इनके साथ बैठना, निकलें यहाँ से गवर्नमेंट से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और मैंने आपको इसकी रीज़न बताई थी। इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जिसे कहते हैं ना हल्की सी ढोलकी बजाते हुए जो है वो अपने आप को इस इत्तेहाद से दूर करना चाह रही है ताकि कल को जब इलेक्शन में जाएँ तो उसके बाद बेचने के लिए जो है इनके पास वाफिर मिकदार में जो है वो सामान होना चाहिए। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।